हेलो एवरीवन, मैं निशा गांधी SM एजुकेट की तरफ से आज मैं आपको सीटेट पेपर 2 जो कि 20 अगस्त को है उसके SST के मेन टॉपिक जो कि ज्योग्राफी से है, एयर के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपने एक कॉपी पेन अपने हाथ में रखना है और जो भी की पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसको नोट डाउन करने हैं, जो कि आपको सीटेट पेपर 2 क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हमारा पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? धरती के सराउंड हवा का एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट जो धरती को कवर करता है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये हमारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं धरती के ऊपर सभी के सभी एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं। और दूसरा, ये हमें सन की हार्मफुल रेज के प्रभाव से भी बचाता है। और तीसरा, ये हमें जो टेम्परेचर है धरती पर वो उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल कैसे करता है? अपनी ओजोन लेयर की हेल्प से। पर आजकल ये ओजोन लेयर पतली हो रही है हार्मफुल गैसेस की वजह से, जिसको प्रोटेक्ट करना हमारा ही काम है। हर एक जितने भी हमारी लेयर्स हैं उन लेयर्स की अपनी ही कुछ कॉम्पोजिशंस हैं। हमारा एटमॉस्फेयर भी ऐसी ही कुछ गैसेस के मिक्सचर से बना है। ठीक है, आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन से गैसेस? ये सारा स्ट्रक्चर आपके सामने है। जो सबसे बल्क में गैस एटमॉस्फेयर में है वो है नाइट्रोजन 78%। अब आपको पेपर में यही भी क्वेश्चन आ सकता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे बल्क में कौन सी गैसेस है, तो आपको 4 ऑप्शन होंगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा इस ग्राफ को देखकर कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। तो आपने नाइट्रोजन पर टिक करना है। दूसरे नंबर पर जो गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है? 21%। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल गैस है। ये जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं उसको ब्रीदिंग में हेल्प करती है। और ये आपको पता है आती कहाँ से है? प्लांट से, ट्री से। ट्रीज जो है ड्यूरिंग डे क्या इनहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और रात में क्या एक्सहेल करते हैं? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो तीसरी गैस है वो है आर्गन। इसकी परसेंटेज है 0.93%। और दूसरी जो और गैसेस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत से डस्ट पार्टिकल्स भी हैं जो कि एटमॉस्फेयर में अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस तरह ऑक्सीजन जो है कंटेंट एयर में हमेशा हमेशा प्रेजेंट रहता है। इफ़ वी कट ट्रीज, अगर हम ट्रीज़ को काटेंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा और हमें सांस लेने में भी दिक्कत आ जाएगी। ऐसे ही एटमॉस्फेयर का अपना ही एक स्ट्रक्चर है। हमारा एटमॉस्फेयर कितनी लेयर्स में है? 5 लेयर्स में बंधा हुआ है। वो कौन सी 5 लेयर? जितनी भी लेयर्स हैं उन सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी है मीजोस्फियर, चौथी है थर्मोस्फियर और 5वीं है एक्सोस्फियर। अब जैसे ही जो लेयर जहाँ पर ख़त्म होती है उसको हमने अपनी तरफ से एक अलग नाम दिया है। वो उसको क्या बोलते हैं? यो ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के साथ ख़त्म होते ही कौन सी लेयर स्टार्ट हो जाती है? स्ट्रेटोस्फियर। जैसे ही स्ट्रेटोस्फियर ख़त्म होती है तो कौन सी शुरू हो जाती है? स्ट्रेटोपॉज। उसके बाद हमारे पास आती है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर के ख़त्म होते ही शुरू हो जाता है मीजोपोज। और इसी तरह है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के ख़त्म होते ही थर्मोपोज। और लास्ट वाली जो हमारी लेयर है उसको बोलते हैं एक्सोस्फियर। अब मैं आपको एक एक लेयर की इम्पोर्टेंस, उसकी हाइट के बारे में विस्तार से बताऊंगी। ट्रोपोस्फियर क्या है? ट्रोपोस्फियर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर। जितनी भी हमारे एटमॉस्फेरिक जो भी हमारे वेदर फिनोमिनास हैं, चाहे वो रेनफॉल है, फॉग है, हेल स्टॉर्म्स हैं, सभी के सभी कहाँ पर होते हैं? ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। ट्रोपोस्फियर सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। हमारी जो पहाड़ियाँ हैं वो भी इसी लेयर के अंदर ही आती हैं। तो हमारी जो सेकेंड लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोपॉज के आने के बाद ही स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो जाता है। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट क्या है? 50 किलोमीटर। अब आपको पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटोस्फियर की हाइट क्या है, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 80 किलोमीटर अबव। तो आपके सामने है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में हमेशा रहने वाला है। इट इज़ 50 किलोमीटर। तो आप किस पर टिक करेंगे? 50 किलोमीटर पर। ये जो लेयर है ये फ्री फ्रॉम क्लाउड्स है, यहाँ पर कोई क्लाउड नहीं है।
ये जितने भी हमारे जो वेदर फिनोमिनाज हैं उनकी जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है वो इसी लेयर में होती हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में अपनी ओजोन लेयर के बारे में बताया है, वो ओजोन जो गैस है वो इसी में ही होती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। मैंने आपको बताया ये हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है। जैसे आपने देखा होगा, हम जब चाय को छानते हैं तो उसमें क्या रह जाता है, पत्ती ऊपर रह जाती है, हमारे पास शुद्ध चाय आती है। तो ऐसे ही जो ओजोन लेयर है वो हार्मफुल रेज को छान कर हमारे पास भेजती है और हमारे पास सन की कुछ छनी हुई साफ सुथरी रेज हमारे पहुंचती है। अगर ये यूवी रे, अगर ये ओजोन लेयर ना हो ना, तो हमारी धरती पर कैंसर के केसेस, स्किन कैंसर के केसेस और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो हमारी तीसरी लेयर है वो है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर को क्या बोलते हैं? इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर और स्ट्रेटोपोज। इसकी हाइट कितनी है? 80 किलोमीटर। हमारे जितने भी मेट्रॉइड्स होते हैं वो सारे के सारे इस लेयर के अंदर एंटर होते हैं और बर्न होते हैं। तो इस लेयर की अपनी ही इम्पोर्टेंस है। इस लेयर के बाद जो चौथी लेयर हमारे पास आती है, इम्पोर्टेंट लेयर, वो है थर्मोस्फीयर। ये किसके बाद आती है? ये आती है मीजोपॉज के बाद। इसकी हाइट कितनी है? 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। जो आइनोस्फीयर है वो इसी का ही पार्ट है। ये लेयर हमें रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हेल्पफुल होती है। जो स्पेस के जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी लेयर में ही होती हैं। रेडियो वेव्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम द अर्थ एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो आपने देखा ना कैसे कैसे हर एक लेयर की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर एक लेयर भी इसमें से निकल जाए तो दूसरी लेयर को सर्वाइव करने में मुश्किल होगा और बाकी सारी एक्टिविटीज़ हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो हमारी लास्ट जो लेयर है वो है एक्सोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? आपको पेपर में आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है, विच इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो आपने किस पर टिक करना है? एक्सोस्फीयर। इसकी हाइट क्या है? 80। इसकी हाइट, सॉरी बैक करना, पॉज करो। एटमॉस्फेयर की जो लास्ट लेयर है वो है एक्सोस्फीयर। 80 किलोमीटर से अबव की सारी हाइट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी किसकी होती हैं? एक्सोस्फीयर के अंडर ही आती है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। यहाँ पर हवा नहीं होती। लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी इसमें आती हैं और जो स्पेस पे हम फ्लोट इसी की वजह से ही करते हैं। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? घंटे के घंटे जब हमारा टाइम वेदर चेंज हो जाता है, कभी धूप आती है, कभी छाँव आती है, कभी बादल आ जाते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं वेदर। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आर टू आर चेंज होने वाली वेदर फिनोमिना को क्या कहते हैं? उसको वेदर कहते हैं। और जब कोई लंबे समय के लिए हमारा एक वेदर प्रेजेंट रहता है किसी जगह का, उसको क्लाइमेट कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। ये की पॉइंट्स आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है और इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर सीटेट में आता ही आता है। अब ये जो की पॉइंट्स हैं ये आप हमेशा अपने माइंड में रखना। इनमें से एक क्वेश्चन सीटेट में पक्का आता ही आता है। हमें टेम्परेचर को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो पता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पता होगा। टेम्परेचर, तापमान को बढ़ते घटने के बताने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? थर्मोमीटर, जो हम फीवर में यूज़ करते हैं। जो हवा का प्रेशर मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं बैरोमीटर। और बारिश, कितने mm की बारिश हुई है उसको मापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं रेन गेज। हवा किस डायरेक्शन में है, किस गति में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो उसको मापने वाले को इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं विंड वैन। आशा करती हूँ कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एयर के बारे में दी है इसका प्रयोग करके सीटेट 2 को क्रैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए SM एजुकेयर से। फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।